नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी। हर रोज ये शो हम आपकी हेल्प करने के लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बखूबी पूरा कर सकें, प्लानिंग ठीक तरीके से कर सकें, पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें, गोल्स को डिफाइन करके आगे बढ़ सकें। और कोई कंफ्यूजन है पोर्टफोलियो रिलेटेड तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देते हैं हर किस्म की। इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आप इस शो में शामिल हो सकते हैं। नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जुड़ सकते हैं शो के साथ। व्हाट्सएप है 7045220000, ईमेल है yourmoney@nwt.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्कआवाज योरमनी लिखकर। आज हमारे साथ हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर CEO मोहित गांग। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो है लोन प्रीपेमेंट की या फिर सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो बेसिक चीज समझना चाहेंगे। हम आमतौर पे अपने घर के, गाड़ी के सपनों को पूरा करने के लिए यूजुअली लोन लेते हैं। आगे क्योंकि ये लोन पीरियड 5 साल से लेकर 20 साल का होता है, काफी बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पास सरप्लस मनी इस दौरान आता है। तो आइडियली काफी लोग ऐसे होते हैं कि उस सरप्लस मनी को चुकाकर या तो अपना टेन्योर कम करा लेते हैं या EMI कम करा लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। बट आपसे समझना चाहेंगे कि सरप्लस मनी की सही इस्तेमाल की कैलकुलेशन क्या है। क्या लोन रीपे करना ठीक है या फिर उस सरप्लस मनी को इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर है? क्या सजेशन आपका रहेगा? क्या लॉजिक इन दोनों के पीछे आप देखते हैं, बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। तो देखिए, हम सभी अपने अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी तरह का लोन जरूर लेते हैं। अब लोन के बहुत सारे कैटेगराइजेशन होते हैं। आपने या तो होम लोन लिया है, या एजुकेशन लोन लिया है, या पर्सनल लोन लिया है, या लोन अगेंस्ट शेयर्स, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन, या और भी कुछ तरह के लोन्स होते हैं, राइट। अगर आपने लोन होम लोन के हिसाब से लिया है, यानी आपने एक प्रॉपर्टी खरीदने के हिसाब से, जो कि आपकी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने अगर वैसा लोन लिया है, एंड अगर आपका जो लोन की जो ब्याज की दर है वो आपकी करीब 8 से 9% तक है, तब तो वो जो लोन है वो आप एक एसेट बनाने के लिए आपने एक लोन का इस्तेमाल किया, राइट। और जहां तक आपके लोन की जो ब्याज की दर है वो 9% या 9% से कम है, 8 से 9 थोड़ा सा ग्रे एरिया है, और 8 से कम है तो डेफिनेटली काफी अच्छी दर पर आपने लोन ले रखा है। 9 से अगर वो ऊपर है तो वो थोड़ा सा मैं रिस्की जोन समझता हूँ, और उसको मैं अभी थोड़ा आगे जाके परिभाषित करने की कोशिश करता हूँ। अगर होम लोन है और अगर आपका लोन का रेट जो है 9 से कम है अमूमन, तो फिर उस लोन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप कोशिश करिए कि जितनी आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, चाहे वो बोनस के तौर पर आ रही हो, सरप्लस के तौर पर आ रही हो, कभी किसी और सोर्सेज से आ रही हो, तो उससे धीरे-धीरे अपने लोन को चुकाएँ। जब आप लोन को चुकाते हैं तो सबसे पहले आप अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट करिए, और उससे आप अपने टेनर को कम करवाइए, आप अपनी EMI को कम मत करवाइए। देखिए, जितना आपने EMI पहले अज़्यूम किया था, तो मैं ये सोचता हूँ कि उतना आप में देने की क्षमता है। तो उसे आप कम मत होने दीजिए, बिकॉज़ जैसे ही आप EMI को लूज़न करते हैं, तो आपका टेनर जो है वो उतना ही रहता है, और आपका जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है होम लोन पर, वो आपको फिर भी उतना ही देना पड़ता है, और वो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट होता है। तो कोशिश करिए अपने टेनर को रिड्यूस करने की। प्रीपेमेंट है जितना भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम आती है आप प्रीपे करने की कोशिश करिए उसको। अगर आपका लोन जो है बहुत हाई रेट पर है, यानी आपका लोन 10% से ऊपर है, 12% से ऊपर है, आपके पास में पर्सनल लोन्स हैं, आपके पास में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स हैं, और ऐसे लोन्स हैं, कार के लिए लोन है जो कि आपने अपनी लग्जरीज के लिए लिए थे, तो पहली बात तो ये कि इस तरह के लोन लेने नहीं चाहिए। अगर आपने जरूरत पड़ने पर ले भी लिया है, तो आप जितना ज्यादा हो सकता है उस लोन को चुकाइए। जितनी ज्यादा कोशिश करके जितना जल्दी आप उस लोन से मुक्ति पाएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा है। जहां तक बात 8% से कम वाले होम लोन की है, वो मुझे लगता है किसी हद तक थोड़ा थोड़ा चलने देना चाहिए दीपाली जी, बिकॉज ये रेट काफी अच्छी है। इस रेट पे आप अपने लोन को चला रहे हो, और साथ में अगर आप कुछ रकम को बचा सकते हैं, जिसे कि आप साथ ही में मार्केट्स में निवेश करके SIP के जरिए धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियोज को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको डेफिनेटली 10-12% का रिटर्न डेफिनेटली देगी। और यहाँ पर आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी जो बचत वाली रकम है उससे एक बड़ी जमा पूंजी इकट्ठा कर ले, एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर ले। तो नटशेल में मेरा जवाब ये है कि अगर आपके पास में सरप्लस है, बहुत हाई कॉस्ट पे लोन है, ये कीजिए। लोन अगर हाई कॉस्ट मतलब 9% से ऊपर का लोन,
अगर आपका लोन 8 से 9% के बीच में है, तो आप धीरे-धीरे कोशिश करिए कि फिर भी आप उसे थोड़ा प्रीपे कर रहे हैं, पूरा लोन मत चलने दीजिए, टेनर को कम करिए। लोन अगर 8% से भी कम की रकम पर है, तो ये रेट अच्छा है। आप कोशिश करिए कि जितनी आपकी रकम बचती है, उसे आप थोड़ा-सा निवेश करें, एसआईपीज़ चलाएँ और अपना साइमल्टेनियसली एक वेल्थ कॉर्पस क्रिएट करें, जो कि आगे चलकर आपके लोन को भी पूरा कर पाए और आपके लिए एक अच्छा कॉर्पस रिटायरमेंट प्लानिंग के हिसाब से आप वो भी जुटा पाएँगे। ओके। अच्छा, एक चीज और, काफी लोग जो कि इन्वेस्टमेंट बेटर प्लान करना चाहते हो सरप्लस मनी से, अगर एक कैलकुलेशन करनी हो या समझना हो कि अगर आप उस सरप्लस मनी को लोन रिपे ना करके इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों में से किस में ज्यादा बचा पाएंगे, अगर हम एक सर्टेन अमाउंट सर्टेन टेन्योर के लिए मान के चलें? देखिए ये कैलकुलेशन हर टेनर के लिए, हर तरह के लोन के लिए, हर तरह की ब्याज दर के लिए अलग-अलग होगी। बट अगर मैं एक मोटा-मोटा इसका कुछ फ़ॉर्मूला सा बनाने की कोशिश करूँ, तो मान लीजिए आपका लोन अगर 9% पर है और आप के पास मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ का लोन ले रखा है, आप उसमें 10-10 लाख करके प्रीपे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपने टेनर को कम करेंगे। 20 साल का लोन था, आप उसे पहले प्रीपे करेंगे, तो हो सकता है आपका टेनर कम होके 17 साल हो जाए, फिर कम होके 15 साल हो जाए। इस तरह से आप अपने टेनर को कम करते रहेंगे, आपका ईएमआई सेम रहेगा। पर अगर आप इसी रकम को लेट्स से आप इक्विटी मार्केट्स में डालते हैं, अगर आप उस जो आपकी सेविंग्स है उसे आप धीरे-धीरे करके इक्विटी मार्केट्स में डाइवर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप कम से कम दीपाली जी अगर मैं मार्केट का ट्रेंड देखूँ पिछले 45 साल का, तो जो निफ्टी का सीएजीआर रिटर्न है वो कुछ 14 साढ़े 14% के आसपास। बहुत ही ज़्यादा कंज़र्वेटिव एस्टिमेट भी ले लें, तब भी आप 12% से लेकर 14% के बीच की रेट तो यहाँ पर रिटर्न बना ही पाएँगे मार्केट में निवेश करने से। तो ये जो रिटर्न है, ये आप मान लीजिए आपको 9% से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कम से कम 3% का यहाँ आर्बिट्राज है। यहाँ आपको 3% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। तो ये 3% काफ़ी होता है। अगर आप इसको पोस्ट टैक्स बेसिस पे भी कंपेयर करें, बिकॉज़ होम लोन में निवेश करने से होम लोन चलाने से आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और इक्विटी पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है। अगर मैं उनको भी न्यूट्रलाइज़ कर लूँ, तब भी आप बेटर ऑफ रहेंगे इक्विटी में निवेश करके फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर अगेन वही फ़ॉर्मूला है कि अगर आप 9% से ऊपर का लोन चला रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसे धीरे-धीरे बंद करें। 9% से नीचे का लोन है, तो थोड़ा प्रीपेमेंट करिए और थोड़ा इक्विटी में डाइवर्ट करिए, वही फ़ायदेमंद रहता है। ओके। और एक सवाल और आपसे मोहित, अगर हम एक सैलरीड इंडिविजुअल की बात करें तो उनके लिए आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, स्पेशली वो लोग जिनकी फिक्स सैलरीज आती हैं, फिक्स इनकम आती हैं, सपोज कीजिए उनको बोनस मिला या कोई इंसेंटिव मिला, उसका इस्तेमाल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आइडियल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्ट प्रीपेमेंट करना बेहतर है या फिर पैरेलल इन्वेस्ट करना बेहतर है? देखिए दीपाली जी, बहुत ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है और स्टैटिस्टिकली या फाइनेंशियली अगर मैं इसे आंसर करने जाऊँ, तो हमेशा यही आंसर आएगा कि आपको साथ में अपना एक वेल्थ कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए अगर लोन आपका कम रेट पर है। बट अगर आप साइकोलॉजिकली सोचें, तो एक जो डेट होता है, वो थोड़ा-सा आपको अनईज़ी रखता है हमेशा। तो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली भी आपको कुछ-कुछ पोर्शन हमेशा प्रीपे करता रहना चाहिए। आप अपने लोन के टेन्योर को जितना कम रखेंगे, जितना जल्दी आप लायबिलिटीज़ से निवृत्त हो पाएँगे, उतना ही आपके माइंड में एक इंडिपेंडेंस रहती है, एक अच्छा फ्रीडम रहता है, एक अच्छा फीलिंग रहता है एंड जो कॉर्पस फिर आप सेव कर पाते हैं, उसको आप पूरी तरह से इक्विटी में डाइवर्ट कर सकते हैं। कहता कि आप बिल्कुल इक्विटी में निवेश ना करें और पूरा प्रीपेमेंट में डाल दें, वो भी गलत होगा। आपको हमेशा एक फाइन बैलेंस रखना होगा इस चीज़ के अंदर में और वो जो फाइन बैलेंसिंग का नंबर है, वो हर किसी के लिए अलग होगा। हर किसी की ज़रूरतों के हिसाब से अलग होगा, तो वहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत लगेगी ही लगेगी, जो आपको एग्ज़ैक्ट कंप्यूटेशन करके ये बता पाए कि आप इतना प्रीपेमेंट करिए और इतने से आप एसआईपी कायम रखिए ताकि आपका लॉन्ग टर्म कॉर्पस भी साथ-साथ बिल्ड होता रहे। बट प्रीपेमेंट नहीं करना भी एक गलत निर्णय होगा बिकॉज़ मुझे लगता है कि डेट फ्री होना सभी का एक उद्देश्य होता है और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए। एक रेसिडेंशियल हाउस के लिए अगर हमने कोई लोन ले रखा है तो उसे जितना जल्दी फ्री हो पाए, दिस गिव्स यू इनफ अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम दीपाली जी टू डू अदर थिंग्स इन लाइफ। ओके, चलिए, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइडियली देखा जाए तो, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजी हर किसी की अलग अलग हो सकती है, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, लोन डिफरेंट हो सकते हैं।
क्या आइडियली होना चाहिए या फिर किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए इस तरीके के डिसीजन लेने से पहले, उन सब मुद्दों पर हमने मोहित से चर्चा की। लेकिन चलिए व्यूअर्स से करते हैं बातचीत, सवाल लेते हैं दिव्या का। पहली व्यूअर हमारे साथ हैं हैदराबाद से, इनफैक्ट उनके फादर हमारे साथ हैं दिव्या का सवाल पूछने के लिए। रत्नदीप सर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, उसके एसआईपी के डिटेल्स मैंने आपको भेजा हुआ है। बिल्कुल, उनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स हमारे पास हैं। क्या जानना चाहती हैं दिव्या, बताइए। उसका मंथली एक्सपेंसेस अभी 1.5 लाख पर ईयर है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एट द एज ऑफ 50 वो यदि रिटायरमेंट प्लान कर रही है तो इन्फ्लेशन को देखते हुए उसको और कितनी एसआईपी करना पड़ेगा, या जो मैंने पोर्टफोलियो भेजा वो ठीक है या नहीं। ओके ठीक है, तो मैं इनके क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ मोहित। ये अपनी डॉटर के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे थे और इनकी डॉटर 22 इयर्स की है, काफ़ी यंग इन्वेस्टर हैं एंड आई एम अमेज्ड 22 इयर्स की एज में वो अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से करके चल रही हैं। अभी तो शायद एज के अनुसार तो उनकी प्रोफेशनल जर्नी भी शायद अभी शुरू ही हुई होगी। 13,000 की सिप उनको करनी है। इनफैक्ट सर उन्होंने ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो बनाया हुआ है या ये पोर्टफोलियो बनाने का सोच रही हैं? ऑलरेडी है। ओके, और ये अभी हाल फिलहाल में शुरू किया है? नहीं, ये शुरू किए हुए वो तो जब मतलब पढ़ रही थी तभी से था और अभी वो जॉब में है। तो अभी इस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? अराउंड अबाउट 16 लाख। तो ये बेसिकली आपने शुरू किया था उनके लिए पोर्टफोलियो और अब इस पोर्टफोलियो को वो कैरी कर रही है, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। ओके, तो अभी तो जर्नी उनकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई है और देखिए कमेंडेबल है रत्नादीप सर की भी कि उन्होंने जब वो स्कूल में थी तभी से इनका पोर्टफोलियो बनाया। अभी जो उनका एक्टिव पोर्टफोलियो है वो देखिए तो 3,000 डाल रहे हैं वाइट ओक कैपिटल मिड कैप में, 2,000 डाल रहे हैं मिराई एसेट लार्ज मिड कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचएसबीसी वैल्यू, यानी इन टोटल उनके पास 6 फंड्स हैं। 16 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। 28 साल बाद अगर रिटायरमेंट प्लान करें तो उस हिसाब से कितनी रकम इकट्ठा हो पाएगी इस पोर्टफोलियो के साथ, कंसीडरिंग कि उनका मंथली खर्च जो है वो 1.5 लाख के आसपास है। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू उतना विड्रॉवल वो एक्सपेक्ट कर रही हैं आफ्टर 28 इयर्स। तो कितना इकट्ठा कर पाएंगी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ठीक है या फिर नहीं, बताइए। जी। तो दीपाली जी, जैसा आपने कहा कि बहुत ही कमेंडेबल है कि और काबिल तारीफ है कि इस एज पर इन्होंने निवेश शुरू कर दिया है और बहुत ही यंग एज से इन्होंने पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको। हालाँकि मेरी एक छोटी-सी शिकायत है सर आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगता कि अगर दिव्या जी भी आपके साथ इस सवाल में शामिल होती और वो खुद अपना सवाल पूछती और समझती कि क्या हो रहा है। मेरी एक गुज़ारिश रहेगी कि आप उन्हें भी समझाएँ कि किस तरह से पोर्टफोलियो बन रहा है और वो क्या कर रही हैं और पूरी तरह से उन्हें इन्वॉल्व करिए इस प्रक्रिया में। तो जहाँ तक आपके लक्ष्य का सवाल है, देखिए जो आपका करंट पोर्टफोलियो है 16 लाख का, वो करीब-करीब 1 करोड़ 93 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। मैं 28 साल का सफ़र तय कर रहा हूँ, बहुत ही लंबा सफ़र है और यहाँ पर मैंने 12% की रेट को अज़्यूम किया है। जो आपका करंट एसआईपी है 13,000 रुपए प्रति माह, वो बढ़कर कुछ 1.5 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो ये 50 साल की उम्र होगी, तब तक आपके पास में जो रिटायरमेंट कॉर्पस होगा वो कुल मिलाकर 3.5 करोड़ का जमा हो चुका होगा। बट ये डेफ़िनिट बात है कि उनकी उम्र अभी बहुत छोटी है, वो काफ़ी सारे पड़ाव तय करेंगी अपने जॉब में, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, उनके काफ़ी सारे सैलरी इंक्रीमेंट्स होंगे, काफ़ी जॉब चेंजेस भी होंगे, तो डेफ़िनिटली ये सिप की रकम जो है वो बढ़ाती जाएँगी और उन्हें बढ़ाना भी चाहिए। राइट? अब अगर मैं इन्फ्लेशन को इस पिक्चर में लेके आता हूँ, यानी वो महँगाई की दर जिससे हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी रेट अज़्यूम कर सकते हैं बट देखिए मैंने 5% का इन्फ्लेशन अज़्यूम किया है जो कि शायद आपकी और हमारी लाइफ़ में डेफ़िनिटली हिट करता ही करता है बिकॉज़ जो खर्चे हैं वो उसी स्पीड से शायद हो सकता है उससे ज़्यादा स्पीड पे भी बढ़ रहे हो पर मैंने 5% का इन्फ्लेशन अज़्यूम किया है। तो अगर मैं वो अज़्यूम करूँ, तो जो आज आपका 1.5 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है, वो आज से 28 साल बाद बढ़कर 5,80,000 रुपए का हो जाएगा। जी हाँ, जो 1.5 लाख का खर्चा है, वो आज से 28 साल बाद 5% की इन्फ्लेशन को अगर मैं अज़्यूम करता हूँ, बढ़कर 5,80,000 का हो जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी रकम है। और उस टाइम पे जो आपका कॉर्पस होगा 3.5 करोड़ का, वो सफिशिएंट नहीं होगा
कि वो आपका जो SWP प्लान है 8% का विड्रॉल से मैं देखूं तो उस 5.8 लाख को वो सफाइस नहीं कर पाएगा, वो 6 साल में वो कॉर्पस डिप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है कि सिप पे स्टेप अप लगाएं। अगर आप अपने सिप पे 10% का भी स्टेप अप करेंगे, जो कि बहुत आसान है आपकी उम्र में स्टेप अप करना, बिकॉज जैसा मैंने कहा आपको सैलरी इंक्रीमेंट्स आएंगे एंड प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, तो 10% का भी अगर एनुअल स्टेप अप करते हैं तो जो आपका कॉर्पस है वो बढ़कर करीब करीब 7 करोड़ 85 लाख पर पहुंच जाएगा। तो जो 8 करोड़ के आसपास का जो कॉर्पस होगा वो फिर काफी अच्छा और सस्टेनेबल होगा। एंड अगर आप टेनर को भी और बड़ा करेंगे, 50 साल की उम्र को बढ़ाकर 55 तक ले जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा बड़ा कॉर्पस आप इकट्ठा कर लेंगे जो आपके SWP रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी तरह से मीट कर पाएगा। और जहां तक आपके पोर्टफोलियो की बात है, अभी जो आपने पोर्टफोलियो बनाया बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। आपने 2 लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स लिए हैं, एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है, एक प्रॉपर मिड और एक प्रॉपर स्मॉल कैप फंड लिया है, और सारे ही फंड्स काफी अच्छे अपनी श्रेणी के उच्चतम फंड है। ये जरूर है कि उसमें से एक आध फंड शायद ऑफ लेट इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जैसे क्वांट स्मॉल कैप, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये लंबी अवधि के फंड है, स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी ने ही अच्छा नहीं किया है पिछले साल। तो अगर आप थोड़ा लंबा सोच रहे हैं 5-10 साल के हिसाब से, दिस इज अ गुड फंड। एक ही सलाह रहेगी कि जब नया फंड कोई डाले अपने पोर्टफोलियो में तो एक प्रॉपर लार्ज कैप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करिए। अदरवाइज यू आर ऑन अ ग्रेट पाथ एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, तो चलिए सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है और कितना एक्यूमुलेशन हो पाएगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोहित ने यहाँ पर तमाम बातें समझाई। सवाल लेते हैं अवध का, ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अवध नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। मैडम मैं लखनऊ नमस्ते। से बोल रहा हूँ जी। ओके, जी मेरी एज 46 ईयर्स है। लास्ट 4 ईयर्स से मैं एक्टिवली फंड्स में SIP, मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है आपको, SIP और लमसम बीच बीच में कर रहा हूँ। तो कोई बहुत Okay. विशेष टारगेट नहीं है, बट स्पेशली आई वांट टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर 12 ईयर्स मोर। तो एक ओके, पहला तो मैं 2 चीज जानना चाह रहा था कि क्या मेरा बताएं। पोर्टफोलियो ठीक है, कुछ अमेंड करना है इसमें, ओके, एंड और इसके अलावा? सेकंड इज 12 इयर्स में अप्रोक्सीमेटली मेरा क्या कॉर्पस जनरेट हो जाएगा, या किसी फंड में फेरबदल करना। बस इतने ही क्वेश्चन थे मेरे। ओके, तो 21 लाख इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल का नजरिया है, 30,000 की सिप है, और ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पर रिफ्लेक्सी कैप, SBI लार्ज मिड कैप, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी, HDFC स्मॉल कैप, सही में 5,000 ईच डिप्लॉय कर रहे हैं। क्या सजेशन इनके लिए? जी अवध जी, बहुत बहुत बधाई कि आप फाइनेंशियल जर्नी में एटलीस्ट एक अच्छी स्टार्ट कर चुके हैं। थोड़ा सा आपने लेट किया है, आप 42 की एज पर आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया है, बट प्लीज अब इसे ब्रेक मत करिएगा, इसे कंटिन्यू करिएगा और चलने दीजिएगा। 12 साल नहीं, अगर कोशिश करिए आप इसको लंबा भी कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए, आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस जुटा पाएंगे। जो आपकी मंथली SIP है 30,000 रुपए की, वो करीब करीब 93 लाख रुपए के आसपास आप जमा कर लेंगे 12 साल में। यहाँ पर मैंने सिर्फ 12% की रेट अज्यूम की है, जो कि एक सस्टेनेबल रेट है। और जो आपका एग्जिस्टिंग कॉर्पस है 21 लाख का, वो करीब बढ़कर 82 लाख रुपए के आसपास चला जाएगा। तो कुल मिलाकर आप 1,75 करोड़ रुपए के आसपास जमा कर लेंगे 12 साल में। पर जैसा मैंने कहा, कोशिश करिए अपनी सिप को बढ़ाइए, स्टेप अप करिए, अपने टेनर को बढ़ाइए, ताकि आप और भी बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाए। स्कीम सिलेक्शन जो आपने किया है बहुत ही अच्छा है, कहीं पर कोई कमबेशी नहीं है उसके अंदर में। आपने सारी अच्छी कैटेगरीज शामिल की है, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, वैल्यू फंड। सबसे अच्छी बात है कि आपने इंटरनेशनल एलोकेशन भी किया है नैस्डैक 100 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा फंड भी आपने चुना है। उसको भी प्लीज कंटिन्यू करिए। एक ही चीज जो मिसिंग है आपके पोर्टफोलियो में, वो है एक अच्छा प्योर मिड कैप फंड, क्योंकि आपका नजरिया बड़ा है, आपने थोड़ा लेट शुरू किया है, आपको थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो अक्यूमुलेशन भी करना है। मेरी राय ये रहेगी कि एक अच्छा प्योर मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए। इसमें आप चाहे तो ईडलवाइज मिड कैप या इन्वेस्को मिड कैप फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोनों ही अच्छी श्रेणी के फंड है और उसे भी आप लंबी अवधि तक चलाइए, डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो ये रही सलाह अवध आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और 12 सालों में आप मान के चलें लगभग 92-93 लाख इकट्ठा कर लेंगे, और जो आपका लमसम अमाउंट इकट्ठा हो चुका है उससे 82 लाख, तो इन टोटल 2 करोड़ के आसपास की राशि आप जमा कर पाएंगे। पोर्टफोलियो आपका सही है, बेहतर है,
रिव्यू करते रहें टाइम टू टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सजेशन आपको दिया गया है मिड कैप फंड ऐड करने का, नेम्स भी बताए गए हैं जिसमें एडलवाइज मिड कैप पे इन्वेस्को इंडिया मिड कैप को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो बेहतर है, बने रहे, इन्वेस्टेड रहे, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से, और विवेक शाह अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं हैदराबाद से। विवेक नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम एक्चुअली मुझे है ना 5 इयर्स के लिए 3 लाख रुपीस है मेरे पास। हेलो, बताइए। हाँ, 5 इयर्स के लिए मेरे पास 3 लाख रुपीस है, तो मुझे उसका SWP करना है, तो उसके लिए कौन से फंड सही है? ओके, और 6,000 पर मंथ की आपको निकासी भी करनी है आफ्टर 5 इयर्स? यस 6,000 रुपीज पर मंथ मुझे मंथली निकालने हैं उसमें। ओके, तो क्या सजेशन है इनके लिए? 3 लाख का लमसम इन्वेस्टमेंट करके 5 साल बाद सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू 6,000 निकालने हैं। क्या स्ट्रैटेजी इनके लिए मोहित आपकी तरफ से? जी देखिए विवेक जी, यहाँ पर आपने थोड़े से टाइट टाइमलाइंस रखे हैं। अगर आप देखिए, इसमें एक्चुअली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको SWP करना है। अगर आपको 5 साल बाद 6,000 रुपए की SWP प्लानिंग करनी है, यानी आपको करीब 72,000 रुपए आपको विड्रॉ करना है। अगर आपको 72,000 रुपए साल का विड्रॉ करना है, मैं रफ कंप्यूटेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको नहीं करके भी करीब लेट्स से 10 लाख रुपए का अगर आपका कॉर्पस होता है, उसमें से अगर 5% का भी विड्रॉल लेते हैं तो आपके पास में 50,000 रुपए होते हैं साल का। और अगर आप 7.5% का विड्रॉल लेते हैं तब आपके पास में 7.5 लाख रुपए होते हैं, और 10% के विड्रॉल पे आपके पास में लाख रुपए होंगे। तो यहाँ पर आप उस रेंज को समझिए कि आपको करीब 10 लाख रुपए के आसपास पहुंचना है अपने विड्रॉल को कायम करने के लिए। अब 3 लाख रुपए क्या 5 साल में 10 लाख हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकते हैं, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत अच्छा डबलिंग का रेट चाहिए, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 12% का रेट भी अज्यूम करूं तो 3 लाख रुपए आपके जो है वो करीब 6 साल में डबल होते हैं, तो 6 लाख रुपए हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद आपको 6 से 12 पहुंचने में अगेन आपको करीब 6 साल का और सफर तय करना पड़ेगा, तब आपका जाके कुछ 12 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा होगा, और वहां से आपका जो SWP है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो थोड़ा सा आपका टाइट टाइमलाइन और स्केड्यूल है। 3 लाख रुपए से 6,000 रुपए का SWP थोड़ा सा मुश्किल होगा। मेरा सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ा सा या तो अपनी इनिशियल रकम को बढ़ाएं, या फिर जो आपका 5 साल का सफर है लमसम ना करके आप धीरे-धीरे और उसमें रकम ऐड करिए, ताकि वो कॉर्पस थोड़ा बड़ा हो पाए और 5 साल बाद आप उसमें से SWP सेट कर पाएं। अब SWP सेट करने के लिए आप 5 साल के बाद अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप 2 अग्रेसिव फंड ले सकते हैं। आप एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ले सकते हैं UTI का, एक मिड कैप फंड ले सकते हैं इन्वेस्को का। तो इन्वेस्को मिड कैप और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड फंड रखना है, जब आपका विड्रॉल का टाइम करीब आ रहा है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते उस टाइम पे, तो आप उससे थोड़ा सा पहले या उसके आसपास आप इसे एक बैलेंस एडवांटेज फंड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में भी आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस फंड से निकासी करनी है तो वहां पर आप ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए, और उससे आप एक प्लान बना सकते हैं। चाहे तो तीनों को अपने पोर्टफोलियो में 2-2 हजार रुपए के हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं। पहला विड्रॉल आपका ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज से होगा, दूसरा आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 से होगा, और तीसरा आपका प्रॉपर मिड कैप से होगा। तो उस तरह आप इसकी प्लानिंग करिए। सबसे पहला सजेशन है कि अपनी रकम को थोड़ा बढ़ाइए, टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ाइए, और थोड़ा सा उसमें और एडिशंस करिए, तब आपका SWP अच्छा रहेगा। ओके, तो ये रही स्ट्रैटेजी आपके लिए विवेक। अकॉर्डिंगली आप प्लान कीजिए। फंड्स भी आपको बताए गए हैं। आप पूछ लेते हैं टॉप फंड्स मोहित की तरफ से। मोहित बताइए आपकी टॉप चॉइसेस। जी तो देखिए, आज मैंने 4 की जगह 5 चॉइसेस रखी है दीपाली जी, और मेरा पहला चॉइस रहेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लार्ज कैप में। वहां पर UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड सिर्फ फंड है। दूसरा एक्टिव कैटेगरी में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज प्लस मिड कैप कैटेगरी का। तीसरा ईडलवाइज मिड कैप, अगेन एन एक्टिव चॉइस इन मिड कैप कैटेगरी, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस यहाँ पर। एंड स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, जो कि मनीष गुनवानी खुद देखते हैं, बंधन का एक्टिव फंड। इसी के साथ में मैंने एक कमोडिटीज एलोकेशन आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड, जो कि प्योर गोल्ड
फंड ऑफ फंड्स हैं, अंडरलाइंग में गोल्ड ETF है, उसका भी सिलेक्शन दिया है। तो जो भी निवेशक वहां निवेश करना चाहे वो इस फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे टॉप फंड्स आपके स्क्रीन पर जो मोहित ने पिक किए हैं। शुक्रिया मोहित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ यो मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।